Good morning, students. Today we are going to start our lecture number 6, in which I will cover first principle of transmissibility of forces, then I will go to the concept of moment, and then theorem of moments, that is also called what? Varignon's theorem. And if time permits, then I will cover few concept of free body diagrams, right? So my dear students, let me start first with the principle of transmissibility of forces. Principle of transmissibility of forces. It is the law of mechanics, and what does it says? It says that external effect of the forces are independent from its point of application in the body along the same line of action. समझते हैं क्या बात कह रहा हूं मैं? देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैं पहले हाईलाइट कर रहा हूं. यहाँ क्या लिखा है? एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ द फोर्सेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन. इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है या मोशन में है तो बॉडी का इक्विलिब्रियम कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा अगर बॉडी पर लगने वाले किसी भी फोर्स को उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कहीं भी बॉडी में ट्रांसमिट किया जाए, प्रोवाइडेड द ट्रांसमिशन शुड बी अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स. देखिए समझाता हूं कैसे. सपोज आई एम जस्ट कंसीडरिंग दिस इज ए केस ऑफ ए स्क्वायर बॉडी. वॉट एवर स्क्वायर इज द क्रॉस सेक्शन. बॉडी किसी भी शेप की हो सकती है एंड दिस बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेज P एंड द फोर्सेज आर एक्टिंग अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन. अब मैं क्या करता हूं, इन फोर्सेज को स्लाइड करता हूं इसी की लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग. स्लाइड करने का मतलब जो राइट साइड का फोर्स ये P है, इसको मैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग पीछे की ओर ले जाऊंगा तो कैसे हो जाएगा? देखिए दिस फोर्स आई एम गोइंग टू स्लाइड अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन. तो ये फोर्स हो गया P, दिस वन, और लेफ्ट साइड फोर्स को इसकी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग पीछे की ओर स्लाइड करूंगा तो ये फोर्स यहां आ जाएगा. दिस फोर्स बिकेम P. व्हाट इज द इफेक्ट यू आर ऑब्जर्विंग? सी, फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, पहले केस में तो इफेक्ट क्या है? दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्सेस, टेंशन फोर्स है. और सेकेंड केस में क्या हो रहा है? इट इज द केस ऑफ कंप्रेशन. दोनों ही केस में एक्सटर्नली बॉडी विल रिमेन एट इट्स ओन पोजीशन बट इंटरनली यस डायमेंशंस विल बी चेंज. इंटरनली अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट केस में बॉडी का डायमेंशंस लेंथ चेंज हो जाएगा, एरिया लेंथ बढ़ जाएगी, क्रॉस सेक्शन घट जाएगा. एंड सेकंड केस में क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा और एरिया घट जाएगा. लेकिन ये सारा इफेक्ट कैसा है? इंटरनल है. और जो मैंने अंडरलाइन किया इस वर्ड को ध्यान दीजिए, देयर इज नो चेंज एक्सटर्नली इन द बॉडी. एक्सटर्नली इन द बॉडी में चेंज ना होने का मतलब बॉडी का इक्विलिब्रियम कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा. सपोज अनदर एग्जांपल आई एम टेकिंग. इट इज इन एनी आर्बिट्ररी शेप बॉडी एट विच ए फोर्स P is acting. Let's say this is the force P. Now this force P can be transmitted along its line of action. बच्चों ये लाइन क्या है? इसको बोलते हैं LOA, लाइन ऑफ एक्शन, जो कि यहाँ भी क्या थी? These are the longitudinal axis is line of action in the previous case, but कहीं पर भी लाइन ऑफ एक्शन हो सकती है. Now this body can be transmitted, this force can be transmitted, sorry, along the same line of action. इस ब्लू कलर लाइन से दिखा रहा हूँ, along the same line of action, this force can be transmitted. एंड इफ वी डू सो, तो इस केस में क्या होगा? बॉडी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा. केवल जो पहला केस है वो क्या है? इट इज द काइंड ऑफ पुशिंग द बॉडी एंड सेकेंड इज ए काइंड ऑफ पुलिंग द बॉडी. तो होप सो आपको ट्रांसमिसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. इन शॉर्ट फिर से बताता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या बोलता है कि बॉडी के अंदर along the same line of action किसी भी फोर्स को कहीं भी स्लाइड किया जा सकता है, ट्रांसमिट किया जा सकता है. इससे बॉडी के इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. वेरी गुड. नाउ आई एम कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट. तो देखिए बच्चों, मूवमेंट क्या होता है? बेसिकली मूवमेंट फोर्स की एक ऐसी टेंडेंसी है जो बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है. मींस फोर्स की पोजीशन किसी भी एक्सिस के, जिस एक्सिस के अबाउट हमें मूवमेंट कंसीडर करना है, मूवमेंट कैलकुलेट करना है, कुछ ऐसी पोजीशन होगी, यानी उसकी लाइन ऑफ एक्शन कुछ ऐसे पास कर रही होगी कि वो फोर्स क्या होगा? उस बॉडी को टर्न कराने की टेंडेंसी रखेगा, रोटेट कराने की टेंडेंसी रखेगा. तो मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, इस बात को समझते हैं. सी, फर्स्ट लेट मी मेक इट क्लियर बाय दिस एग्जांपल. जो मैंने आपको फर्स्ट फिगर लिया हुआ है, आई एम जस्ट कंसीडरिंग द फर्स्ट वन. सी माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी ड्रॉ इट अगेन. I am talking for first figure. Let me draw just a minute.
this is see, this is the figure number 1 in which I am talking. इस केस में देखिए फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास हो रही है. दिस रेड कलर लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स. ये आपको दिख रहा है जहां पर हम टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी रॉड को अबाउट एन एक्सिस ओ ओ, जिसकी परपेंडिकुलर एक्सिस क्या दिखाई पड़ रही है आपको, दिस इज द ओ ओ एक्सिस. तो मूवमेंट क्या बोल रहा है, मूवमेंट अबाउट एक्सिस ओ ओ इज गिवन बाय एफ इंटू डी. तो एफ इज द लाइन ऑफ एक्शन, एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स which is acting along the red color line of action. Line of action is shown by red color and d is the perpendicular distance. ये d देखिए क्या है बच्चों, ये perpendicular distance है. कहाँ से, जिस एक्सिस के अबाउट आपको मूवमेंट लेना है उस एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय डी. अगर ऐसा होता है तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डी, एफ इंटू डी, जो कि यहां लिखा हुआ है, सी हियर, एफ इंटू डी. यहां देखिए ध्यान से, मैग्नीट्यूड ऑफ एम नॉट मेजर्स टेंडेंसी ऑफ एफ टू कॉज रोटेशन ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस अबाउट एम नॉट. एज आई सेड, इट क्रिएट्स द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, जिसे हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी. ठीक है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. In this figure, in the second figure, what I would like to show here, see, just let me draw. In the second figure, here, this force is acting at an angle of alpha degree from x axis. ये force क्या है, x axis से alpha degree पे लग रहा है. तो अब मुझे क्या करना होगा, इसका मूवमेंट, इस फोर्स का ओ एक्सिस के अबाउट, ओ एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लेने के लिए either I need to resolve this force in two components or I have to consider, I have to calculate the perpendicular distance of this perpendicular distance from origin to the line of action of this force. तो देखो अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूं स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, ये क्या मिलेगा मुझे, दिस कंपोनेंट. अभी आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पर रिजॉल्व करना सिखाया था लास्ट लेक्चर में. तो ये हो गया मेरे पास एफ साइन अल्फा एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो एंगल के साथ लगा है वो क्या हो गया, एफ कॉस अल्फा. वेरी गुड. अब देखिए एफ कॉस अल्फा की लाइन ऑफ एक्शन तो पॉइंट ए से ही गुजर जाएगी, राइट. अगर मुझे मूवमेंट लिखना है पॉइंट ओ के अबाउट, और पॉइंट ओ देखिए कहां पर है, दिस वन इज द पॉइंट ओ, यहां से. तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहां से गुजर रही है ये आपको नोटिस करना होता है. और मूवमेंट लेने का क्या भी तरीका सीधा क्या बताया कि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और जिस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लेना उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको नोट करनी है. तो सी हियर, मूवमेंट अबाउट एक्सिस ओ ओ इज गिवन बाय एम नॉट, और एम नॉट इज रिटन हियर व्हाट, एफ इंटू आर साइन अल्फा. तो देखिए एफ साइन अल्फा क्या होगा, ये फोर्स हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच की, दिस इज गिवन हियर आर, एफ साइन अल्फा इंटू आर, जो यहां क्या लिखा हुआ, एफ इंटू आर साइन अल्फा. और सिंपली व्हाट यू कैन से, व्हाट यू अनदर थिंग, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस मूवमेंट कैन ऑल्सो बी रिटन एज डायरेक्टली, सी दिस रेड कलर लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स. ये देखिए ये लाइन क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स है. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इफ आई राइट अबाउट पॉइंट ए, सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज गिवन बाई डी. तो यहां पर लिख सकता हूं एफ इंटू डी इज ऑल्सो द मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स. ठीक है. तो मूवमेंट का सिंपल मतलब क्या समझ में आया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. किसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लेना है और जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है उन दोनों के बीच की हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. नाउ माय डियर, सी दिस पॉइंट, सेंस ऑफ द मूवमेंट में बी डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल का मतलब क्या बताया गया है कि अगर आपको किसी भी, सपोज ये एक एक्सिस है, दिस पेन इज एन एक्सिस, तो आप अपने राइट हैंड को इस पूरी पेन के ऊपर रैप कर दीजिए. सो जो आपका थंब होगा, दिस थंब विल रिप्रेजेंट व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, आपकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को बता रहा होगा. मतलब मैंने इस तरीके से इसको अगर किया तो ये किधर की ओर मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में थंब है इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा. ये डायरेक्शन में क्या होगा, मूव करेगा. अगर ये ऐसे होता तो मैं क्या करूंगा, देखिए ऐसे अगर इसको रैप करूंगा तो ये डायरेक्शन क्या हो रही है, नीचे की ओर हो रही है. अगर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये अगर आप इस तरीके से कर दीजिए तो ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, राइट. तो ये कॉन्सेप्ट होता है स्क्रू का भी, किस तरीके से स्क्रू ओपन किए जाते हैं या क्लोज किए जाते हैं. ठीक है. तो मूवमेंट के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए लेट मी टेक वन एग्जाम्पल, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. यहाँ क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है,
फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अंडरलाइन करूंगा इंपॉर्टेंट वर्ड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 60 न्यूटन फोर्स फ्रॉम ओरिजिन इन mm। तो ओरिजिन को मैं यहां O से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो मुझे इसको समझना है क्वेश्चन को कि मुझे क्या पता करना है, जो 60 न्यूटन का फोर्स दिखाया गया है इसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, दैट वी नीड टू कैलकुलेट हियर। सी माय डियर, तो मैं क्या करता हूं, इस 60 न्यूटन फोर्स को इसकी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग आगे की ओर बढ़ाता हूं और देखता हूं कि कहां कट करेगा। तो लेट मी एक्सटेंड दिस फोर्स अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन। मैंने इस फोर्स को क्या किया, ऐसे देखिए बढ़ा दिया है, राइट माय डियर। सेम फोर्स है उसकी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, कैसे, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। अभी बताया था कि फोर्स को उसकी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग कहीं भी बढ़ाया जा सकता है। नाउ इफ आई ड्रॉ इट, देन इट इज इंटरसेक्टिंग समवेयर, लेट्स से दिस इज ए पॉइंट जहां पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। कैलकुलेट क्या करने को बोला गया है, कैलकुलेट करने को बोला है, कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 60 न्यूटन फोर्स एंड ओरिजिन। तो ओरिजिन से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूं, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए ये क्या हो जाएगी, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको मैं यहां लिख रहा हूं, दिस एंगल विल बी π/2 और 90 डिग्री एंड रिप्रेजेंटिंग दिस डिस्टेंस बाई d। तो मुझे क्या पता करना है, ध्यान से समझेंगे, मुझे पता करना है d की वैल्यू कितना हो जाएगी इन mm। d क्या है, कितना mm है, ये मुझे पता करना है। सी, तो पता करने के लिए क्या है, कॉन्सेप्ट हम मोमेंट का यूज करेंगे। फर्स्ट आई विल रिजॉल्व दिस 60 न्यूटन फोर्स इनटू द टू कंपोनेंट्स। आप ध्यान देखिए, क्वेश्चन मैंने ऐसा चूज किया है जिसमें आपके पिछले सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे। एक हमने मोमेंट का कॉन्सेप्ट भी लेना है, फोर्स रिजोल्यूशन भी हम यहां पर समझेंगे कि फोर्स को रिजॉल्व कैसे करना है, दैट आई हैव कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। सो दिस 60 न्यूटन फोर्स कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट इट विल बी दिस वन, लेट मी राइट, फर्स्ट विल बी दिस वन, जो कि क्या हो जाएगा आपके पास 60 cos 60, एंड सेकेंड विल बी दिस कॉम्पोनेंट, इट विल बी 60 sin 60, राइट। नाउ माय डियर, टेकिंग द मूवमेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस अबाउट पॉइंट O, मैं लिख रहा हूं टेकिंग मूवमेंट ऑफ दीज फोर्सेस अबाउट पॉइंट O। अब मैं पॉइंट O के अबाउट मूवमेंट ले रहा हूं। मूवमेंट लेते समय इस बात को समझिएगा कि साइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यू शुड टेक क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव देन एंटी क्लॉक नेगेटिव, और एंटी क्लॉक पॉजिटिव देन क्लॉकवाइज नेगेटिव। लाइक हियर आई एम कंसीडरिंग इट इज द क्लॉकवाइज मूवमेंट, जिसको मैं नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूं, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्या ले रहा हूं मैं, पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं। दिस रिप्रेजेंट सेंटर जिसके अबाउट मूवमेंट लिया जा रहा है। आप रिवर्स भी एज्यूम कर सकते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेक मूवमेंट अबाउट पॉइंट O, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट फोर्स क्या है, 60 cos 60, 60 cos 60 इज द फोर्स, एंड दिस फोर्स इज हैविंग, अगर मैं इसको आगे की ओर एक्सटेंड करूं इसकी लाइन ऑफ एक्शन को, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O इज 5 मीटर। तो 60 cos 60 इंटू 5 कैसा है मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो दिस इज द पॉजिटिव, माइनस 60 sin 60, 60 sin 60 इज ए काइंड ऑफ, तो ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ऐसे पास कर रही होगी, नीचे जा रही होगी ये, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा 60 cos 60, 60 sin 60 सॉरी, और क्लॉकवाइज को मैंने नेगेटिव लिया है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर की डिस्टेंस है। सो लेट मी राइट हियर इट इज 3 मीटर। तो ये हो गया क्या, मूवमेंट अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू व्हाट, मैं लिख देता हूं m0, मैंने इसको लिख दिया m0 और mo। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है डियर। नाउ देखिए बच्चों, अब यही मूवमेंट अगर मैं इसको रिजॉल्व ना करता, तो जो भी 60 न्यूटन का फोर्स था, द सेम मूवमेंट कैन ऑल्सो बी रिटन एज m0 इज ऑल्सो इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस d फ्रॉम द ओरिजिन। जो आप भी इसको OB पॉइंट, OB डिस्टेंस है, OB इज इक्वल टू d, तो आप चाहो तो ऐसे लिख दो 60 इंटू OB फर्स्ट, 60 इंटू OB, एंड OB इज ऑल्सो इक्वल टू d, तो 60 इंटू d।
तो जो इक्वेशन 1 दे रही है वही इक्वेशन 2 दे रहा है। तो मैं क्या कर देता हूं, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो व्हाट आई विल गेट, दिस विल बी 60 cos 60 into 5 minus 60 sin 60 into 3, right? And this should be divided by what, 60। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई मल्टीप्लाइड बाई 1000, आई एम गेटिंग 98.07 mm। तो यहाँ से देखिए बच्चों, जो d की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 98.076 mm। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हुआ होगा कि मुझे d कैसे कैलकुलेट करना था। यहाँ मैंने क्या लिखा, क्या किया, सिंपल किसी गिवन फोर्स को उसके कंपोनेंट्स के अलॉन्ग रिजॉल्व किया, उसका किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाला, और वही मोमेंट गिवन फोर्सेस का विदाउट रिजोल्यूशन किए मैंने कैलकुलेट कर लिया, राइट। अब जरा इस बात को आप समझो कि किसी भी दो कंपोनेंट्स को जो मैंने रिजॉल्व किया था, तो बेसिकली दिस 60 न्यूटन फोर्स which is resolved in the two components, it is the resultant of these two forces, 60 sin 60 और 60 cos 60। 60 sin 60 और 60 cos 60 का रिजल्टेंट ही क्या था, 60 था। तो आप इस बात को अगर गौर फरमाएं कि हमने किया क्या है कि रिजल्टेंट का मूवमेंट किसी भी फोर्स सिस्टम में, रिजल्टेंट का मूवमेंट किसी एक पॉइंट के अबाउट इक्वेट किया गया उसके कंपोनेंट के मूवमेंट के बराबर। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जान के खुशी होगी कि इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं थ्योरम ऑफ मोमेंट्स और वेरिगनस थ्योरम, जो मैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। गुड, सी थ्योरम ऑफ मोमेंट्स और वेरिगनस थ्योरम। तो देखिए थ्योरम क्या बोलती है, द मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए फोर्स सिस्टम अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द algebraic sum of the moments of its components about the same point। Let me repeat it। क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी फोर्स सिस्टम है, सपोज कीजिए कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम ही है, दो फोर्सेस है, एक फोर्स P है, एक फोर्स Q है, दोनों किसी पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो P और Q का मूवमेंट, अगर मैं किसी, इन दोनों का रिजल्टेंट लेट से R है, तो अगर R का मूवमेंट किसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किया जाए, तो ये R into that perpendicular distance of that point from the line of action of the force R, जो भी होगा वो किसके बराबर होगा, इंडिविजुअल मूवमेंट ऑफ P का मूवमेंट प्लस Q का मूवमेंट अबाउट द सेम पॉइंट। लेट मी राइट इट हियर। सी सपोज आई एम कंसीडरिंग हियर, लेट्स से दिस इज द फोर्स वेक्टर P एंड दिस इज द फोर्स वेक्टर Q। देखिए P और Q का मूवमेंट निकालने से पहले इनका रिजल्टेंट पता करते हैं। तो सपोज इनका जो रिजल्टेंट है वो मैं निकाल सकता हूं किसी भी तरीके से। मेरे पास पैरेललोग्राम का लॉ है, मेरे पास ट्रायंगल का लॉ है, फोर्स रिजोल्यूशन भी है, कुछ भी है। पर यहां क्या कहा जा रहा है कि ये जो R का मूवमेंट है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, तो सपोज एक पॉइंट लेता हूं यहां कहीं O, तो R का मूवमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लेट मी ड्रॉ the perpendicular distance between line of action of R to this point O। So should I write here R into this distance, let's say this is D, R into D is equal to individual moment of P and Q। So movement of P about the same point, to calculate I need to draw a perpendicular from point O to the line of action of P, let's say it is the D1। And similarly if I draw the perpendicular on line Q, force Q पर अगर मैं perpendicular ड्रॉप करूं, तो let's say this is the perpendicular which is represented by D2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, this will be equal to P into D1 plus Q into D2। So my dear, this is called what, the Varignus theorem or theorem of moments, जिसमें क्या कहा गया कि किसी भी फोर्स सिस्टम के रिजल्टेंट का मूवमेंट किसी पॉइंट के अबाउट जो होता है वही उसके कंपोनेंट्स का मूवमेंट अबाउट द सेम पॉइंट होता है। ठीक है, तो इस वेरिगनस थ्योरम को बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। सी हियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे क्या है इस क्वेश्चन में।
4 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए ट्राइंगल ए बी सी आर शोन इन फिगर। ठीक है, वेरी गुड। 4 फोर्स कौन कौन से हैं ध्यान दीजिए। फोर्स P है, Q है, 20 न्यूटन और 10 न्यूटन है। द सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ दीज फोर्सेज एट पॉइंट C इज 2000 न्यूटन। तो मुझे 2000 न्यूटन mm क्लॉकवाइज दिया गया है। 2000 न्यूटन mm का मूवमेंट है सभी फोर्सेस का, जो कि पॉइंट C पर क्लॉकवाइज है। इफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जहां पर इसी लाइन पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन छिपा है। रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम इज हॉरिजॉन्टल, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक इन्वॉल्व होगी, वो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं होंगे। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। वेरी गुड। तो सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ता हूं, सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आते हैं तो 10 मार्क्स से कम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो क्या है कि रेड कलर से मैंने एक ट्रायंगल दिखा रखा है, जो कि इन्होंने कहा था कि 4 फोर्स में किसी ट्रायंगल ABC पर लग रहे हैं। वेरी गुड। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट आई नीड टू कैलकुलेट द अननोन एंगल अल्फा। तो मैं अगर अल्फा कैलकुलेट करना चाहूं तो बच्चों ट्रायंगल AOC में देखिए, तो कैन आई राइट tan अल्फा इज इक्वल टू AO डिवाइड बाई OC, और AO की वैल्यू है 120 एंड OC इज गिवन 160। सो व्हाट विल बी द अल्फा, 120 by 160 inverse answer. So alpha I am getting 36.869 degree. The alpha is equal to 36.869 डिग्री। वेरी गुड। तो मुझे एक सक्सेस तो मिल गई इस क्वेश्चन में कि मुझे अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। एंड माय डियर, जो ये अल्फा है उसके अपोजिट एंगल ये भी क्या होगा, आपके पास अल्फा होगा, जो मुझे इस बात में हेल्प करेगा कि मैं इस 10 को 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लूं। तो इफ आई रिजॉल्व दिस फोर्स इन 2 कंपोनेंट्स, so one will be here, ये क्या हो गया बच्चों 10 cos अल्फा, और अनदर कंपोनेंट विल बी हियर जो कि मुझे मिलेगा 10 sin अल्फा। ठीक है, यहां तक सही है। नाउ आई एम गोइंग टू रिजॉल्व दिस कंप्लीट फोर्स इन x एंड y डायरेक्शन। तो सबसे पहले मैं लिखना चाहता हूं समेशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन, समेशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन। देखिए क्या हो जाएगा समेशन ऑफ फोर्स इन y डायरेक्शन अगर मैं लिखूं तो y डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक फोर्स है मेरे पास Q, अपवर्ड, अपवर्ड को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव, माइनस 20 न्यूटन एंड माइनस 10 साइन अल्फा। अल्फा आई हैव कैलकुलेटेड 36.869 डिग्री। यही फोर्स लग रहे हैं। तो समेशन ऑफ दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू 0 इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 0। जो मैंने एक लाइन कही कि समेशन ऑफ दिस फोर्स विल बी इक्वल टू 0 व्हेन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का क्या कॉन्सेप्ट होता है ये तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। बट फिलहाल आप ये समझिए कि इफ ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0 एंड दिस सम शुड बी अलजेब्राइक सम। अलजेब्राइक का मतलब होता है बच्चों साइन कन्वेंशन के साथ। जब मैं यहां से Q की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, व्हाट आई विल गेट हियर, इट इज 10 साइन 36.869 प्लस 20। तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, दिस इज 26 न्यूटन। Q की वैल्यू आ गई 26 न्यूटन। ये एक अच्छा रिजल्ट मिला मुझे Q की वैल्यू मिल गई यहां से, गुड। सी नाउ गिवन मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट C इज गिवन विच इज 2000 न्यूटन mm। देखिए ना क्वेश्चन में दिया 2000 न्यूटन mm, बट इट इज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को मैं क्या मान के चलता हूं, नेगेटिव। आप कुछ भी मान सकते हैं, साइन कन्वेंशन अपने अकॉर्डिंग है। नाउ टेकिंग मूवमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अप्लाइंग द वेरिगनस थ्योरम। तो मैं क्या कर रहा हूं, सारे फोर्सेस का मूवमेंट लूंगा अबाउट अ पॉइंट विच दैट इज हियर पॉइंट B। लेट्स सपोज आई एम कंसीडरिंग द मूवमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट B। तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस P इंटू 120, P इंटू 120 क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज इज टेकन टू बी नेगेटिव, देन माइनस Q इंटू हाउ मच विल बी हियर 160। आई एम सॉरी नॉट B, दिस इज मूवमेंट टेकन अबाउट पॉइंट C। MC है ना, मैंने शायद बाय मिस्टेक B मुझसे निकला, दैट इज पॉइंट C। मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस टेकन अबाउट पॉइंट C। तो क्या हो गया
फोर्स P मल्टीप्लाइड बाई 120 नेगेटिव साइन माइनस Q इंटू 160 नेगेटिव साइन प्लस 20 का फोर्स देखिए ये है, दिस वन इज द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। और कितनी डिस्टेंस पर है C से, ये डिस्टेंस कितनी है देखिए बच्चों 160 है, तो 20 इंटू 160 इज इक्वल टू वॉट माइनस 2000। तो मैंने किसके अबाउट लिखा है, ये मोमेंट अबाउट पॉइंट C लिखा गया है, ये समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट C यूजिंग द वेरिगनस थ्योरम। यहाँ देखो Q की वैल्यू आपको पता है, यू कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P, माइनस P इंटू 120 माइनस 26 इंटू 160 प्लस 20 इंटू 160 इज इक्वल टू माइनस 2000। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, व्हाट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P मिल जाएगा आपको यहाँ से, एंड दिस वैल्यू ऑफ P यू विल गेट 8.667 न्यूटन। देखिए यहाँ से मुझे P का भी वैल्यू मिल चुका है। I have calculated the value of P, I have calculated the value of Q. Now I need to calculate the value of resultant. तो बच्चों क्वेश्चन में एक बात को बहुत ध्यान से देखो, it is written here if the resultant, यहाँ देखिए if the resultant of force system is in horizontal direction, तो resultant अगर horizontal direction में है, let's say that resultant is Rx or equal to R, ये कितना हो जाएगा, this will be equal to the forces acting in horizontal direction। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स तो लग रहा है देखिए ये P हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और दूसरा लग रहा है 10 cos अल्फा। दिस विल बी इक्वल टू P प्लस 10 cos अल्फा, दैट इज P इज 8.667 प्लस 10 cos अल्फा इज 36.869 डिग्री। और इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, देन व्हाट इज द वैल्यू आई एम गेटिंग, 10 इंटू cos 36.869 plus 8.667, and by doing so I am getting 16.667 Newton is the value of resultant force acting in x direction. Very good. अब एक चीज और रहेगी ये कैलकुलेट करने के लिए, उसने क्वेश्चन में कहा था फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो मैग्नीट्यूड तो मैंने निकाल दिया है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बात को समझना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन निकालने के लिए इस लाइन पर वापस फोकस कीजिए, इफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इसका मतलब है बच्चों कि रिजल्टेंट अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम कर रहा है तो वो क्या होगा, वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा। तो लेट अस अज्यूम रिजल्टेंट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, और जो कि एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वाई दूरी पर है। तो मुझे इसी वाई की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। वाई आई हैव टेकन रिजल्टेंट टुवर्ड्स राइट, इसलिए लिया है टुवर्ड्स राइट क्योंकि आर की वैल्यू पॉजिटिव आई है, अगर ये नेगेटिव आई होती तो मैं टुवर्ड्स लेफ्ट ले लेता यहाँ पर। क्यों ऐसा लिखिए, हॉरिजॉन्टल क्यों माना गया है, इसलिए माना गया है क्योंकि क्वेश्चन में दिया कि रिजल्टेंट क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर आई मीन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसका कोई भी कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं आएगा ना। वेरी गुड। तो मैं अब अप्लाई करता हूं इस फिगर पर वेरिगनस थ्योरम। इस फिगर पर मैं क्या करूंगा, जो यहाँ ये मेरा डायग्राम दिया हुआ है, नाउ सी सॉरी एट दिस फिगर आई एम गोइंग टू अप्लाई, ये जो मेरा फिगर है पूरा, इस पर मैं क्या लगाऊंगा, वेरिगनस थ्योरम अप्लाई करूंगा। तो आई नीड टू राइट हियर, आई एम राइटिंग, इट विल बी हियर व्हाट, माइनस P इंटू 120 माइनस 10 sin alpha into 160 is equal to minus R into Y. See how I got this. मैं आपको दिखाता हूँ इस बात को। देखिए P into 120, फोर्स P और डिस्टेंस कितनी है 120, दिस इज राइटिंग अबाउट पॉइंट O, तो ये मूवमेंट किसके अबाउट लिखा जा रहा है, पॉइंट O के अबाउट लिखा जा रहा है, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस R into Y। तो P इंटू पॉइंट O से डिस्टेंस कितनी है 120, क्लॉकवाइज नेगेटिव, माइनस 10 साइन अल्फा, ये वाला फोर्स जो कंपोनेंट है 10 साइन अल्फा, देखिए ये वर्टिकल कंपोनेंट, डिस्टेंस कितनी हो गई 160, इज इक्वल टू, बाकी देखिए जितने फोर्सेज हैं P और 10 साइन अल्फा के अलावा, इसके अलावा किसी भी फोर्स का आप मूवमेंट ले लीजिए, Q का मूवमेंट वो भी O से पार हो जाएगा, तो ये कोई मूवमेंट नहीं मिलेगा। 20 भी इसी पॉइंट O से जा रहा है और 10 cos अल्फा भी इसी पॉइंट O से पास हो रहा है, तो तीनों फोर्सेस का मूवमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो जो बचेगा वो मूवमेंट देने वाला केवल दो ही फोर्स है, एक P है और एक 10 साइन अल्फा है। तो मुझे क्या मिल गया, माइनस P इंटू 120 माइनस 10 साइन अल्फा इंटू 160 इज इक्वल टू माइनस R इंटू वाई, एंड R आप कैलकुलेट कर चुके हैं, P आप कैलकुलेट कर चुके हैं, Q आपको पता है। तो आई एम पुटिंग द वैल्यू, P इज 8.667 इंटू 120
minus 10 sine 36.869 into 160 is equal to minus 16.667 into y. ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं 8.667 into 120 plus 10 sine 36.869 into 160, good, divide by 16.667, and by solving this I am getting y is equal to 119.99 mm, or almost you can say y is equal to 120 mm. तो माय डियर दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, और आपको पता चल गया कि रिजल्टेंट जो कि 16.667 न्यूटन का है वो 120 mm की दूरी से पास हो रहा है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस. तो हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया है. जस्ट रिवाइज इट. इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल कम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम. टिल देन टेक केयर एंड रिवाइज वेल. थैंक यू.